हे गाइस, आज मैं जिस मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो मेरे इस साल की सबसे फेवरेट मूवी बन चुकी है। मेरा यकीन मानो, आप जब इस मूवी को देखोगे तो ये मूवी आपकी भी फेवरेट बन जाएगी। तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट पर हमारी आज की कहानी को आप एंड तक जरूर सुनना, क्योंकि अगर आपने ऐसी कहानियाँ नहीं सुनी तो फिर कुछ नहीं सुना। तो कहानी की शुरुआत में हम लोकीवान को देखते हैं। वो रोड पर गिरे हुए किसी के खून को साफ कर रहा था। ये खून किसके थे, इसके बारे में जब आपको पता चलेगा तो आपकी आंखें नम हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम लोकीवान को कुछ लोगों के साथ कहीं जाते हुए देखते हैं। प्लेन जब लैंड करती है तो हमें पता चलता है कि किवान चाइना से बेल्जियम आ चुका था। वहाँ पर एक ऑफिसर उसके पासपोर्ट पर मोहर लगाती है। फिर वो और उसके साथ आए हुए कुछ लोग बाथरूम में जाकर अपने कपड़े बदलते हैं, क्योंकि इस जगह पर बहुत ठंड थी। इसके बाद जो ब्रोकर उन लोगों को वहाँ लेकर आया था, किवान उससे एक जगह का एड्रेस पूछता है। वो कहता है कि अगर $40 दोगे तो मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगा। वो ब्रोकर उसे उस जगह पहुँचा देता है, मगर किवान जब उसे पैसे देने लगता है तो उस पर खून लगे हुए थे, इसीलिए वो उसे खून वाला पैसा वापस लौटा देता है। लोकीवान नॉर्थ कोरिया रिफ्यूजी सेंटर में आया था। यहाँ पर वो रिफ्यूजी बेनिफिट और बेल्जियम सिटीजनशिप लेने के लिए आया था, क्योंकि इसके बिना उसका यहाँ पर सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप होने की वजह से बेल्जियम सरकार वहाँ के लोगों को अपने देश में नागरिकता देते हैं, मगर लोकीवान को ये साबित करना होगा कि वो नॉर्थ कोरियन है, ना कि चाइनीज, जिससे उसे रिफ्यूजी सब्सिडी का बेनिफिट मिल सके। उसकी इंटरप्रेटर कहती है कि आप 2009 में कोरिया से चाइना गए थे और उस वक्त आपके पास कमाई का कोई जरिया नहीं था, तो फिर पासपोर्ट बनाने, ब्रोकर को देने और प्लेन के टिकट खरीदने के लिए आपके पास पैसे कहां से आए। वो घबराते हुए कहता है, मेरी माँ। और तभी यहाँ से सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ हम किवान के यादों से देख पाते हैं कि वो बैठकर नूडल्स खा रहा था। वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे बहुत बुरा लगता है, आप बूढ़ी होकर मेरे लिए काम करती हो और मैं हटा कटा होकर भी कुछ नहीं कर पाता। उसकी माँ कहती है कि हर माँ चाहती है कि उसका बेटा सुरक्षित रहे, इसीलिए दोबारा ऐसा मत कहना। किवान कहता है कि अगर मैं जिनको बॉस से पिटते हुए देखकर चुप रहता तो मुझे छुपना ना पड़ता और ना आपको मेहनत करनी पड़ती। माँ कहती है कि तुमने तो उसे बचाया था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। किवान की माँ चाइना के एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती थी। प्रेजेंट में रिफ्यूजी ऑफिसर पूछती है कि क्या आप कोरियन चाइनीज है जो चाइना से भाग आया है और सेटलमेंट के लिए सब्सिडी मांग रहा है? तो वो कहता है कि नहीं, मैं कोरियन हूँ। इसके बाद उसकी इंटरप्रेटर उसे बताती है कि सब्सिडी लेने के लिए आपको एक और कोर्ट हेयरिंग के लिए आना पड़ेगा। वो पूछता है कि तब तक मैं यहाँ पर क्या करूँगा? वो कहती है कि आपको इंतजार करना होगा। किवान वहाँ से एक सस्ते होटल में रहने के लिए चला जाता है। फिर वो अपने वॉलेट में अपने और अपनी माँ के बचपन की फोटो को देखता है। तभी हम ये भी देखते हैं कि उसके पास ढेर सारे पैसे हैं, मगर उन पैसों पर खून लगा हुआ था। उसे भूख लगी थी, इसीलिए वो बाथरूम के नल से पानी पीने के लिए चला जाता है। लेकिन जब वो वापस अपने कमरे में आता है तो देखता है कि उसका रूममेट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्लोज हो रहा था, और वो भी उसके जैकेट के ऊपर जिसमें उसके खून से संधे हुए पैसे थे। वो उन लोगों के बीच से अपनी जैकेट निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मारकर भगा देते हैं। फिर जब वो लड़की वहाँ से चली जाती है तो वो अपना जैकेट और सारा सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। वो पब्लिक टॉयलेट में सोने के लिए चला जाता है। उसे वहाँ पर बहुत ठंड लग रही थी, इसीलिए वो अपने पैर में टिश्यू पेपर लपेटकर वहीं सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसे भूख लगती है तो वो अपने खूनी पैसों को खर्च करने की बजाय डस्टबिन से बचा हुआ खाना निकाल कर खाता है, लेकिन इससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। फिर वो एक बूढ़े गरीब को एक स्टोर में बियर के बोतल्स बेचते हुए देखता है, जिसके बाद वो भी इधर उधर से बियर के बोतल कलेक्ट करके स्टोर में लाकर बेचता है, जिसके बदले उसे पैसे मिलते हैं और उन पैसों से वो खाना खरीद कर खाता है। फिर एक दिन बोतल खरीदने वाला स्टोर क्लोज हो जाता है, जिससे कि आज किवान को भूखा और ठंड में ही सोना पड़ेगा। तभी वो सड़क के किनारे आग जलता हुआ देखकर उसके पास गर्म होने के लिए चला जाता है, मगर वहाँ पर कुछ लड़के आकर उसे मारने लगते हैं।
और उसका जूता नदी में फेंक देते हैं। उनके वहाँ से जाने के बाद जब वो जूता नदी से निकालने के लिए जाता है तो वो नदी में गिरकर भीग जाता है। ठंड बहुत होने की वजह से उसका शरीर भी जमने लगता है। इसके बाद वो किसी तरह एक लॉन्ड्री स्टोर में पहुंच जाता है जहाँ पर वो अपने कपड़े सुखा सकता था। वो अपने पास से अपने खूनी पैसों वाला वॉलेट निकालता है जिससे हमें उसके पास का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर किवान की मॉम से उसके बारे में पूछ रहे थे, लेकिन वो कहती है कि ये मेरा बेटा नहीं है। तभी किवान वहाँ आ जाता है जिसके बाद वो अपनी मॉम को वहाँ से लेकर भागने लगता है, लेकिन उनसे बचकर भागने के चक्कर में उसकी माँ एक कार के नीचे आ जाती है। किवान अपने मॉम को इस हाल में देखकर पागल हो जाता है। उसकी मॉम मरने से पहले बोलती है कि तुम्हें अब मेरे बिना जीना होगा, किसी दूसरे देश में जाकर अपना घर बसाओ और इज्जत से जियो। तभी वहाँ पर रेस्टोरेंट के ऑनर आ जाते हैं जहाँ किवान की माँ काम करती थी। वो कहते हैं कि तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारी मॉम को मैं संभाल लूंगा। उसकी मॉम भी उससे पुलिस के आने से पहले उसे वहाँ से भाग जाने को कहती है, जिसके बाद किवान वहाँ से भाग जाता है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ किवान ठंड में बेहोश हो चुका था और एक लड़की उसका वॉलेट चुरा कर वहाँ से भाग जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो वो पुलिस के पास चला जाता है और उनसे अपने वॉलेट चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाता है। लॉन्ड्री में लगे सीसीटीवी से पुलिस उस लड़के को तुरंत पकड़ लेती है। किवान उस लड़की से कहता है कि मुझे मेरा वॉलेट चाहिए। मारी कहती है मैंने कोई वॉलेट नहीं चुराया, जिस पर वो उससे बताता है कि जो पैसे तुमने खर्च कर दिए वो मेरी माँ थी, वो मुझे मेरी माँ के लाश को बेचकर मिले थे। यहाँ से सीन एक बार फिर से पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ रेस्टोरेंट ऑनर उसे पासपोर्ट, फ्लाइट टिकट और ढेर सारे पैसे लाकर देते हैं। वो पूछता है कि इतने सारे पैसे कहाँ से आए। रेस्टोरेंट ऑनर बताते हैं कि तुम्हारी माँ की लाश को अस्पताल में बेचकर वो मरते दम तक तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। उन्होंने ही मुझसे ऐसा करने को कहा था ताकि तुम इस देश को छोड़कर चले जाओ और एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत कर सको। ये सुनते ही किवान अपने आस्तीन से ब्लेड निकालकर खुद की जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन रेस्टोरेंट ऑनर उसे ऐसा करने से रोकते हैं। वो उसे खूब मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हें बचाते बचाते खुद मर गई और अब तुम मर कर उनके कुर्बानी को जाया करना चाहते हो। जिसके बाद वो उस जगह जाता है जहाँ उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ था। वो वहाँ पर गिरे अपने माँ के खून को कलेक्ट करने लगता है और खूब रोता है क्योंकि वो इतना बदनसीब था कि वो अपने माँ का अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाया। प्रेजेंट में मारी उसकी कहानी सुनने के बाद उससे कहती है कि मैं तुम्हारा वॉलेट वापस कर दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें पुलिस से इतना कहना होगा कि उसमें $30 ही थे ताकि मुझ पर कोई केस न बने। किवान मान जाता है और पुलिस से ये कह देता है कि उसके वॉलेट में सिर्फ $30 थे, जिसके बाद पुलिस उसे छोड़ देती है। वहाँ से निकलकर किवान मैरी से अपना वॉलेट मांगता है तो वो कहती है कि घर जाकर इंतजार करो, कल दे दूंगी। वो कहता है कि मेरा कोई घर नहीं है। तभी वहाँ मैरी के डैड आ जाते हैं। वो भी नॉर्थ कोरिया से भागकर बेल्जियम आए थे। वो मारी के लिए सेटलमेंट मनी लेकर आए थे, मगर मारी उनसे पैसे छीन कर कहती है कि मैंने बस पैसे भेजने को कहा था, मुंह उठाकर आप क्यों आ गए। मारी के डैड बहुत अमीर थे लेकिन वो उससे पैसे नहीं देते थे। ऐसा क्यों, वो हमें आगे पता चलेगा। मारी किवान को वहाँ से लेकर चली जाती है। फिर वो एक क्लब में जाती है और किवान को बाहर खड़े होने का बोलकर खुद बेसमेंट में चली जाती है। वहाँ पर वो एक हैरी नाम के आदमी से जाकर कहती है कि मैंने तुम्हें जो कल वॉलेट दिया था वो मुझे वापस चाहिए। हैरी का एक आदमी मारी को वॉलेट लाकर देता है, मगर जब वो वॉलेट लेकर जाने लगती है तो एक दूसरा आदमी उसे मारकर गिरा देता है। फिर हैरी कहता है कि अगर तुम्हें ये वॉलेट वापस चाहिए तो अगले हफ्ते डच के साथ तुम्हें एक गेम खेलना होगा। अगर तुम जीत गई तो मैं ये वॉलेट तुम्हें वापस दे दूंगी। तभी किवान खुद वहाँ आकर वॉलेट लेना चाहता था। वो अपना वॉलेट देखकर उसे लेने की कोशिश करता है, मगर वो लोग उसे मारने लगते हैं। मारी उससे कहती है कि अगर अभी यहाँ से नहीं गए तो ये तुम्हें जान से मार देंगे। मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें तुम्हारा वॉलेट दिला कर रहूंगी। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। मारी उसे अपने घर ले जाती है और उसे फर्स्ट एड देती है क्योंकि हैरी
के लोगों ने उसे इंजर्ड कर दिया था। फिर मारी उसे बताती है कि मेरी माँ की मौत भी सर्दियों में हुई थी। फिर वो पूछती है कि तुम कुछ काम वाम भी करते हो क्या? किवान कहता है बेरोजगार समझा है क्या, डस्टबिन से बोतल निकाल कर बेचता हूँ। वो उसे एक एड्रेस देती है और कहती है कि कल यहाँ चले जाना और कहना लियोन सुंग ने भेजा है। इसके बाद वो उसे कपड़े भी देती है जिसे पहनकर किवान बिल्कुल मेरी इतना स्मार्ट बन जाता है। अगले दिन वो उस फैक्ट्री में काम करने के लिए पहुंच जाता है। वहाँ का लेबर इंचार्ज कोरियन था। वो मारी के डैड को जानता था, इसीलिए वो उसे उनका नाम सुनते ही काम दे देते हैं। यहाँ पर उसका काम मीट की कटिंग करना था। वो अपना काम बहुत अच्छे से करता है, लेकिन फिर कुछ लोग मिलकर उसे फ्रीजर में बंद कर देते हैं। किवान बहुत ज्यादा डर जाता है और चीखने चिल्लाने लगता है। तभी स्योनजू नाम की एक कोरियन चाइनीज फ्रीजर का दरवाजा खोलती है और उसे बताती है कि ये यहाँ के पुराने वर्कर की बदमाशी है। वो लोग नए आने वाले वर्कर को इसी तरह परेशान करते हैं। अब वो स्योनजू के बगल वाले कमरे में रहने वाला था। स्योनजू उसके लिए खाना बनाती है तो वो देखता है कि वो फैक्ट्री से मीट चुरा कर लाई है, इसीलिए वो उन्हें नहीं खाता। स्योनजू कहती है कि जितने पैसे हमें मिलते हैं उनसे अपनी जरूरतें पूरी करना और अपनी छोटी बेटी का इलाज करना आसान नहीं होता, इसीलिए मुझे ये सब करना ही पड़ता है। जिसके बाद वो भी उन मीट को खाने लगता है। अब हम मारी को देखते हैं जो किवान का वॉलेट लेने के लिए हैरी के कहे अनुसार वो गेम खेलने के लिए जाती है। दरअसल मैरी एक बहुत ही अच्छी शूटर थी और हैरी उसका बॉस बनकर उसके ऊपर बेटिंग करवाता था। मगर जब गेम शुरू होता है तो उसे अपनी मॉम की याद आने लगती है, जिस वजह से वो गेम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाती। तभी हमें उसके पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ वो अपने डैड से पूछ रही थी कि मॉम बीमारी से मरी थी या फिर इसके पीछे आपका हाथ था। प्रेजेंट में हैरी मारी को नशीला इंजेक्शन देता है ताकि वो अपने गेम पर कंसंट्रेट कर सके। मारी को नशे की बहुत बुरी लत लग चुकी थी। उसके डैड ये बात जानते थे, इसीलिए वो उसे पैसे नहीं देते थे। मगर जब हैरी को उसके शूटिंग टैलेंट के बारे में पता चला तो उसने उसे नशीला इंजेक्शन देने के बदले उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो उससे निशानेबाजी कराकर उस पर बेट लगवाता था। इंजेक्शन लगाते ही मारी उस गेम को जीत जाती है, जिससे हैरी को बहुत फायदा होता है और इसके बाद वो उसे किवान का वॉलेट दे देता है। मारी उस वॉलेट को किवान को दे देती है और वहाँ से जाने लगती है। मगर किवान उसे रोकता है और उसे अपने साथ खाना खाने के लिए चलने को कहता है। घर जाकर वो स्योनजू से मीट मांगता है और फिर कुकिंग करता है। मारी उससे पूछती है कि तुम ये सारे यूटेंसिल और घर का चीज कहाँ से लाए हो। वो बताता है कि स्टेशन के बाहर सुबह के वक्त लोगों को फ्री की चीजें बांटते हैं। मैं सुबह वहाँ चला जाता हूँ और अपनी जरूरत के अनुसार इन सभी चीजों को ले आता हूँ। मारी उसका बना हुआ खाना खाती है तो उसे वो बहुत पसंद आता है। वो एकदम भुक्कड़ की तरह खाती जाती है और फिर अपने घर चली जाती है। नेक्स्ट डे किवान दोबारा से अपने रिफ्यूजी सब्सिडी के लिए सब्सिडी ऑफिस जाता है, जहां ऑफिसर उसे बताती है कि हमने उस हॉस्पिटल में पता किया था कि उन्होंने तुम्हारे माँ की लाश को खरीद कर पैसे दिए थे या नहीं, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। किवान कहता है कि लाशों को खरीदना और बेचने का काम सरकार से छुप कर किया जाता है, ऐसी बातें आपको थोड़ी ना कोई बताएगा। मगर वो एविडेंस मांगते हैं जिससे ये साबित हो सके कि वो चाइनीज नहीं बल्कि नॉर्थ कोरियन है, और अगर वो ये साबित नहीं कर पाया तो वो लोग उसे वापस चाइना भेज देंगे, जहाँ पर उसके जान को खतरा था क्योंकि चाइना की पुलिस अभी भी उसे ढूंढ रही थी। इसके बाद जब वो फैक्ट्री में जाता है तो वो स्योनजू से कहता है कि कोर्ट को विटनेस चाहिए ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि मैं चाइनीज नहीं कोरियन हूँ। क्या आप आकर बयान दे सकती है? वो कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किवान स्योनजू के लिए मछली लेकर जा रहा था, लेकिन तभी एक आदमी उससे टकरा जाता है जिससे उस आदमी के बियर के बोतल टूट जाते हैं, जिसके बाद वो आदमी और उसके दोस्त किवान को मारने लगते हैं। लेकिन इस दौरान उनमें से एक आदमी खुद बियर के बोतल के टुकड़ों पर गिर जाता है, जिससे उसका हाथ कट जाता है। जिसके बाद वहाँ खड़े सभी लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं और उसे पुलिस को ये कहकर जेल में डाल देते हैं कि किवान ने उस आदमी को जान से मारने की कोशिश की। मैरी को ये बात उसके डैड से पता चलती है क्योंकि फैक्ट्री ओनर ने उन्हें फोन किया था, जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। मगर ऑफिसर उसे उससे नहीं मिलने देते।
तभी मिस्टर ली वहाँ आ जाते हैं और फिर वो क्योन की बेल करवाते हैं। इसके बाद मिस्टर ली उसे एक लॉयर का कार्ड देते हुए कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हारी रिफ्यूजी स्क्रीनिंग चल रही है, ये तुम्हारी मदद करेगा। इसके बाद वो कहते हैं कि मेरी बेटी बहुत ही सेंसिटिव है, उसे किसी स्ट्रॉन्ग मैन की जरूरत है, तुम उसके लायक नहीं हो, इसीलिए तुम उससे दोबारा मत मिलना। फर्स्ट टाइम में आपको तब तक प्यार का एहसास नहीं होता जब तक आपको कोई बता ना दे कि आप उससे प्यार करने लगे हैं। क्योन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मिस्टर ली के मना करने के बाद भी उसे बार बार मारी की ही याद आ रही थी। नेक्स्ट डे मिस्टर ली के लॉयर क्योन से मिलते हैं और उसके साथ कोर्ट में जाते हैं, जहाँ पर उसने स्योनजू को भी बयान देने के लिए बुलाया था कि वो नॉर्थ कोरियन है। मगर स्योनजू सबसे ये कह देती है कि क्योन नॉर्थ कोरियन नहीं बल्कि चाइनीज है, जो रिफ्यूजी सब्सिडी लेने के लिए झूठ बोल रहा है। फैक्ट्री का लेबर इंचार्ज भी यही कहता है कि क्योन कोरियन नहीं चाइनीज है। आखिर वो कौन था जो नहीं चाहता था कि क्योन बेल्जियम में रुके, ये हमें अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। ये सुनकर क्योन पागल हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे वो स्योनजू से मिलने के लिए फैक्ट्री में जाता है और उससे पूछता है कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, आपने झूठ क्यों कहा। वो कुछ नहीं कहती तो क्योन छुरी उठाकर उसे कस के पकड़ लेता है। वो उससे बार बार पूछ रहा था कि आपने ऐसा क्यों किया, मगर वो कुछ नहीं कहती, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो मारी से मिलने के लिए जाता है, मगर वो उसे देखते ही दरवाजा बंद कर देती है। तभी हम उसके घर पे हैरी को देखते हैं, जो उसे एक मैच खेलने को कहता है। वो मना करती है तो वो उसे नशीली पाउडर देते हुए कहता है कि तुम्हें ये चाहिए या नहीं, तुम अपने उस रिफ्यूजी यार के साथ कुछ भी करो, मगर भूलना मत कि तुम्हारे ऊपर मेरा कितना कर्ज है। हैरी के वहाँ से जाने के बाद मारी भागते हुए क्योन के घर जाती है, लेकिन वो वहाँ से जा चुका था। अब हम मारी को गेम खेलते हुए देखते हैं, मगर आज वो जानबूझकर गलत निशाना लगा देती है, जिससे हैरी उस पर बहुत गुस्सा करता है। तो वो उससे कहती है कि मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं जा रही हूँ। वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फैक्ट्री से निकाले जाने के बाद क्योन ने एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करना शुरू कर दिया था। तभी स्योनजू उससे मिलने के लिए वहाँ आती है और बताती है कि ट्रायल से पहले रिफ्यूजी ऑफिस से कोई आदमी फैक्ट्री पर आया था और उसने कहा था कि अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट गलत साबित हुए तो वो तुम्हें काम देने के लिए फैक्ट्री बंद करवा देंगे। फैक्ट्री ओनर रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैंने कोर्ट में तुम्हें चाइनीज कह दिया तो वो मेरा वीजा बढ़वा देंगे। मुझे अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। क्योन कहता है कि अब आप मुझसे क्या चाहती हो, कि मैं सब कुछ भूल जाऊं, जिस पर वो बताती है कि नहीं, फैक्ट्री ओनर ने मुझे भी काम से निकाल दिया है और अब मैं चाइना वापस जा रही हूँ, मैं बस तुमसे माफी मांगने आई थी। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद क्योन लॉयर से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो उसे बताते हैं कि तुम्हारा आखिरी ट्रायल होगा, अगर इस बार तुम साबित नहीं कर पाए तो वो तुम्हें चाइना वापस भेज देंगे। तभी वो वहाँ मारी की मॉम की डेथ एनिवर्सरी की इनविटेशन कार्ड को देखता है, जिसके बाद वो भी उनके एनिवर्सरी पे पहुंच जाता है। वहाँ उसे मिस्टर ली मिलते हैं तो वो उनसे कहता है कि मैं बस मदद करना चाहता हूँ। कि वो वहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। वो सभी को खाना खिलाने के लिए टेबल मैनेज करने लगता है, लेकिन मेमोरियल शुरू होते ही मारी वहाँ पहुँच जाती है और सभी गेस्ट से कहने लगती है कि आ गए तुम सब हराम का खाना खाने। वो अपने डैड से कहती है कि ये सब दिखावा करने की क्या जरूरत थी। वो उससे चुप होने के लिए कहते हैं, मगर मारी वहाँ तोड़फोड़ मचाने लगती है और चाकू उठाकर खुद को हर्ट करने लगती है। मगर क्योन वहाँ आकर चाकू पकड़ लेता है, जिससे उसका हाथ कट जाता है। ये देखकर मारी वहाँ से भाग जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद क्योन मारी के घर पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ सब धुआं धुआं हो चुका है। वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है तो देखता है कि केटली जल चुकी है और मारी नशे की इंजेक्शन लेने की कोशिश कर रही है। वो उसे मना करता है तो वो नहीं मानती, जिसके बाद क्योन भी ढेर सारी नशे की गोलियां उठाकर खा लेता है, जिससे उसके मुंह से झाग आने लगती है। जिसके बाद मारी अपने एक दोस्त के पास जाती है और उसे एक एंटीडोट लेकर आती है और उसे क्योन को दे देती है। उसे जब होश आता है तो वो मारी से कहता है कि तुम जितनी बार नशा करोगी मैं भी उतनी बार नशा करूंगा, तुम बर्बाद होना चाहोगी तो मैं तुम्हें सही राह पर लेकर आऊंगा। इस इंसिडेंट के बाद से दोनों एक साथ रहने लगते हैं और अब दोनों को रियलाइज हो चुका था कि
वो दोनों एक दूसरे के लिए पागल हो चुके हैं। नेक्स्ट सीन में हम मारी को किवोन को तैयार करते हुए देखते हैं। तभी लॉयर वहाँ पर किवोन के लिए लेटर लेकर आता है। किवोन जब उन लेटर को देखता है तो वो लेटर चाइना से आया था जिसे स्योंजू ने भेजा था। उसने उसे कुछ न्यूज़पेपर के आर्टिकल भेजे थे जिसमें किवोन के बारे में कुछ छपा था। उस आर्टिकल में किवोन और उसकी मॉम की कोरिया से भागकर चाइना आने के बारे में लिखा गया था। अगले दिन किवोन मारी और लॉयर के साथ कोर्ट पहुंच जाते हैं। आज किवोन की आखिरी हियरिंग थी। वहां पर किवोन के लिए गवाही देने के लिए चाइना से उस न्यूज़पेपर की जर्नलिस्ट भी आ चुकी थी। तभी मारी को हैरी का फोन आता है। वो उससे कहता है कि मैंने कार भेजा है, अभी ऑफिस पहुंचो वरना मैं तुम्हारे रिफ्यूजी आसिफ को जान से मार दूंगा। इसके बाद वो किवोन से कहती है कि मुझे कुछ काम है, मैं ट्रायल खत्म होने से पहले वापस आ जाऊंगी। कोर्ट में हियरिंग शुरू होती है जहां ये चीज प्रूव कर दिया जाता है कि किवोन एक नॉर्थ कोरियन है। वहीं मारी को हैरी के बॉस ने मिलने के लिए बुलाया था। हैरी के बॉस उससे कहते हैं कि ये लड़की तुम्हारे औकात से बाहर है, अब इसे मुझे सौंप दो, अब ये मेरे लिए काम करेगी। मगर ये सुनते ही हैरी अपने बॉस के ऊपर कुल्हाड़ी मार देता है, जिसके बाद बॉस के लोग हैरी को भी शूट कर देते हैं। मगर हैरी उन सबको मारकर बॉस को भी मार देता है। दूसरी तरफ हैरी मारी से कहता है कि हमें देश छोड़कर जाना होगा, तुम मेरी प्लेयर हो, हम एम्स्टर्डम जाएंगे, वहाँ मैंने सब सेट कर लिया है। उन लोगों ने मुझे इसे मारकर तुम्हें एम्स्टर्डम लाने को कहा था, वो हमें बहुत पैसे देंगे, लेकिन हमें जल्दी करना होगा, बॉस के लोग हमें मारने आते ही होंगे। मारी उसके साथ जाने से मना करती है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, बॉस के लोग तुम्हें भी मार देंगे, एम्स्टर्डम में हमारा फ्यूचर ब्राइट है। तभी वहाँ किवोन आ जाता है, लेकिन हैरी उसे भी मारने लगता है। वो उसे जान से मारने वाला था, लेकिन तभी पीछे से मारी हैरी के हाथ पर शूट कर देती है। मारी उसे जान से मारना चाहती थी, मगर किवोन उसे ऐसा करने से रोक लेता है और उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। मगर उनके वहाँ से जाते ही बॉस के लोग वहाँ आकर हैरी को भी जान से मार देते हैं और वो लोग मारी को मारने के लिए ढूंढने लगते हैं। लेकिन किवोन उसे एक जगह लेकर चुप गया था। वो उससे कहता है कि अगर उनसे बचना चाहती हो तो इस देश को छोड़कर चली जाओ, तुम्हारे पापा से बात करके पासपोर्ट और पैसों का इंतजाम कर देंगे। मारी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, इसलिए तुमसे दूर हो जाऊं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारे काबिल बनकर तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगा। इसके बाद मारी के डैड उसे लेकर एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं और उसे पासपोर्ट और पैसा देने के बाद उससे कहते हैं कि किवोन बहुत ही शरीफ लड़का है, लेकिन मैंने उसे समझने में गलती कर दी, आई एम सॉरी। फिर वो उसे बताते हैं कि तुम जिंदगी भर मुझे अपनी मॉम का कातिल समझती रही, मगर असल बात तो ये है कि वो बीमार थी, वो और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसीलिए उन्होंने खुद की जान ले ली। लेकिन मैंने तुम्हें ये बात कभी नहीं बताई ताकि तुम हिम्मत न हारो। ये सुनकर मारी को अपने डैड के साथ किए हुए बर्ताव के लिए बहुत अफसोस होता है। इसके बाद वो किवोन के सामने रोने लगती है, जिस पर वो कहता है कि हम दोनों साथ मिलकर पूरी दुनिया घूमेंगे। फिर वो उसे हक करती है और अलविदा कहती है। अब हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिस्टर ली के डैड को किवोन लेटर लिखकर बताता है कि अपने माँ के कहे अनुसार मैंने अपनी जिंदगी से बहुत लड़ाई की और अब मैं मारी के लायक बन चुका हूँ। किवोन ने बेल्जियम में अपना एक रेस्टोरेंट खोल लिया था और अब वो मारी से मिलने के लिए बेल्जियम छोड़कर जा रहा था। रास्ते में उसे अपनी माँ की आत्मा भी दिखती है, जिसने अपनी लाश को बेच दिया था ताकि उसका बेटा एक अच्छी जिंदगी जी सके। उसकी माँ उसे ऑल द बेस्ट कहती है। इसके बाद वो एयरपोर्ट जाता है, जहां उसके पास अब बेल्जियम की सिटीजनशिप थी और उसकी मॉम की वो पर्स भी। मूवी के एंड में हम उसे एक दूसरे देश में देखते हैं, जहां मारी रहती थी। मारी उसे देखते ही उसके ऊपर चढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे मूवी के स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे भी देख ले। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।